जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये मोहम्मद बिन तुगलक के जो कृषि से संबंधित सुधार या प्रयोग किए थे, प्रयोग किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर में वृद्धि 1/10 से 1/20 के मध्य कर दी। कितना से कितना कर दिया? भू राजस्व की दर में वृद्धि तो 1/10 से 1/20 के मध्य कर दिया। दुर्भाग्य से जिस वर्ष से लगान में वृद्धि हुई, यानी कि जिस वर्ष से वह लगान में वृद्धि किया था, उसी वर्ष से दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया। उसी वर्ष से दोआब क्षेत्र में क्या हो गया? तो अकाल पड़ गया। इसी के साथ प्लेग एवं महामारी फैल गई। सुल्तान ने किसानों को राहत देने के लिए कृषि से संबंधित दीवान ए अमीर को ही यह जो विभाग है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है कि दीवान ए अमीर को ही का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कृषि से इसका संबंध हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सुल्तान ने किसानों को राहत देने के लिए कृषि से संबंधित दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की। रीनो, यानी कि रीनो को तकावी भी कहा जाता है, तो रीनो की प्राप्ति सुलभ करवाई, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद ये शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद कौन शासक बनता है? तो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल रहा था वह 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई यानी कि जो यह फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? तो यह चचेरा भाई था। चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सन 1351 ईस्वी में सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू माता राजपूत रनमल की पुत्री का पुत्र था। यानी कि जो यह फिरोज शाह था यह किसका पुत्र था? तो राजपूत रनमल की पुत्री का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक ने कई नगरों की स्थापना की, जिनमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। ये सभी जो नगर है इन नगरों की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली एवं हरियाणा के क्षेत्रों में 11 नहरों का निर्माण करवाया। यमुना एवं सतलज नदी से कई नहरें निकलवाई, जिनमें उलुग खानी नहर तथा राजवाही नहरें प्रमुख थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उलुग खानी नहर और राजवाही नहर का निर्माण या यह जो नहर था यह इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। उसने यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली में लाकर स्थापित करवाया था। फिरोज शाह की शिक्षा एवं साहित्य में भी अभिरुचि थी। उसने स्वयं अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की। फुतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और यह किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक ने लोक कल्याण की दृष्टि से कुछ विभागों की स्थापना की, जैसे दारुल सफा यह क्या था? तो यह एक राजकीय अस्पताल था। यह क्या था? राजकीय अस्पताल था। यहाँ से भी क्वेश्चन ने बहुत बार बना है कि दारुल सफा का संबंध किससे है, या दारुल सफा क्या था? यह एक राजकीय अस्पताल था या सिर्फ अस्पताल था। दीवाने खैराते जो यह था यह क्या था? तो यह दान विभाग था। दफ्तर ए रोजगार यह किससे संबंधित था? तो बेरोजगारों को लिए था। यह जो दफ्तर ए रोजगार था यह किसके लिए था? तो बेरोजगारों के लिए था। दीवाने इस्तेहाक के जो विभाग था वह किससे संबंधित था? तो पेंशन यह विभाग होता था। आदि की स्थापना करवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के कार्यों ने उसे एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में स्थापित किया। कुछ इतिहासकार उसे सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? तो सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर ही कहा जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्र राज्य तुगलक के शासनकाल में, यानी कि तुगलक के शासनकाल में कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हो गए थे? तो 1394 ईस्वी में जौनपुर स्वतंत्र हो गया था, यानी कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। और इस पे किस वंश का शासन था? तो सरकी वंश का शासन था। और सरकी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मलिक उस सर्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सरकी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मलिक उस सर्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है गुजरात जो यह स्वतंत्र राज्य बना था 1407 ईस्वी में। तुगलक के शासन से यह अपना स्वतंत्र हो गया था। और इस पे किस वंश का शासन था? तो मुजफ्फर शाही वंश का इस पे शासन रहा था। मुजफ्फर शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जफर खां या ख्वाजा जहां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है तीसरा जो राज्य था वह मालवा था। और मालवा जो था यह 1401 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था।
इस पे यानी कि मालवा, मालवा पे इस वंश का शासन था। तो हुशंग शाही वंश से हुशंग शाही वंश का शासन था। हुशंग शाही वंश की स्थापना दिलावर खान के द्वारा की गई थी। हुशंग शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दिलावर खां के द्वारा की गई थी। उसके बाद ही अगला वंश का शासन आता है सैयद वंश से। सैयद वंश का शासन होता है सन 1414, सन 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश से सैयद वंश से एक नए वंश कौन सा? तो सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह शासक बना। उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा खुतबे में तैमूर के वंशजों का नाम हटाकर अपने नाम से खुतबा पढ़ा। मुबारक शाह सैयद वंश से जो मुबारक शाह था वह सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक था। उसने विद्वान यह्या बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया, जिसने तारीख मुबारक शाही नामक एक ग्रंथ की रचना की। यह जो ग्रंथ है तारीख मुबारक शाही, इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। उसके बाद अगला टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल जो रहा था वह 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। और इनमें कौन कौन से शासक थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला शासक आता है खिजर खां का शासनकाल या कार्यकाल 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा था। दूसरा शासक होता है मुबारक शाह का जो शासनकाल या कार्यकाल था वह 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक रहा था। तीसरा शासक के रूप में मोहम्मद शाह शासन करता है और इसका शासनकाल 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक ही रहा था। चौथा शासक के रूप में अलाउद्दीन आलम शाह शासन करता है और इसका शासनकाल या कार्यकाल 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक के रहा था। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश ये भी इंपॉर्टेंट है। लोधी मूलतः अफगानी थे। लोधी क्या थे? तो यह मूलतः अफगानी थे, इसलिए बहलोल लोधी द्वारा स्थापित राज्य को प्रथम अफगानी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। उसने दिल्ली में तुर्कों का शासन समाप्त कर अफगानों का राज्य स्थापित किया। अब इसमें कौन कौन से शासकों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला शासक हुआ था बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी अफगानिस्तान एक कबीले की साहू खेल शाखा से संबंधित था। या किससे? यानी कि यह जो बहलोल लोधी था वह किस कबीले की शाखा से संबंधित था या किस कबीले से संबंधित था? तो अफगानिस्तान कबीले की साहू खेल शाखा से संबंधित था। सन 1479 ईस्वी में उसने जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को सल्तनत में शामिल कर लिया। बहलोल लोधी ने 1/4 टांके मूल्य के बराबर 1/4 टांके मूल्य के बराबर बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का प्रचलित किया। यह जो बहलोली नामक ये सिक्का है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बार-बार क्वेश्चन बना है कि जो बहलोली नामक ये सिक्का है यह किस धातु का बना होता था? तो यह चांदी का बना होता था। और यह सिक्का जो था इस सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था, क्योंकि इसी सिक्के में इसका नाम भी देखने को मिलता है। जो मुगल शासक अकबर के समय तक के विनिमय का माध्यम रहा, यानी कि यह बहलोली नाम सिक्का था यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रहा था। उसके बाद ये शासक बनता है सिकंदर लोधी का शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा था। सन 1489 में बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा योग्य पुत्र निजाम खान सिकंदर लोधी के नाम से शासक बना। जो यह सिकंदर लोधी था इसका असल नाम क्या था? तो निजाम खां था और यह सिकंदर लोधी के नाम से शासक बना। सिकंदर लोधी ने सन 1504 में राजस्थान के राजपूत सरदारों एवं व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा। और 1506 में आगरा को ही सल्तनत की राजधानी बनाया। आगरा में ही उसने बादलगढ़ के किले का निर्माण कराया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बादलगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा कराया गया था। भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप को प्रारंभ किया जो 30 इंच का होता था। यह जो गजे सिकंदरी था यह कितने इंच का होता था? तो यह 30 इंच का होता था। सिकंदर लोधी यानी कि वह फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। सिकंदर लोधी फारसी भाषा का अच्छा जानकार भी था और फारसी में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो
गुलरुखी है। गुलरुखी उपनाम से कविता किस शासक के द्वारा लिखा गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। उसकी आज्ञा से आयुर्वेदिक ग्रंथों का फरहंग-ए-सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद करवाया गया तथा उसके उसके ही शासनकाल में गायन से संबंधित एक ग्रंथ लज़्ज़त-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई थी। ये भी जो ग्रंथ है ये इंपॉर्टेंट है कि लज़्ज़त-ए-सिकंदर शाही की रचना किसके शासनकाल में की गई थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में की गई थी। उसके गवर्नर मियाँ भुआ, इसका गवर्नर कौन था? तो मियाँ भुआ ने दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया, जो लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। मोठ मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो मियाँ भुआ के द्वारा कराया गया था। उसके बाद ये शासक बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का अगर शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी का शासनकाल रहा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ यानी कि बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी नवंबर 1517 में शासक बना। इब्राहिम लोदी ने सन 1517 ईस्वी में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत को पराजित करे ग्वालियर को साम्राज्य में मिला लिया। सन 1518 ईस्वी में मालवा की प्राप्ति हेतु इब्राहिम लोदी ने अभियान किया, परंतु मालवा को मेवाड़ के शासक राणा संगा का संरक्षण प्राप्त था। राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच ही 1518 में खतौली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। यह जो खतौली का युद्ध है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था। और ये जो खतौली का युद्ध था यकीन है दो शासकों के बीच में हुआ था। तो राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। उसके बाद देखते हैं लोग पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 से। यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये डेट के साथ इस युद्ध को याद रखेंगे। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों की समाप्ति हो गई। अगला टॉपिक है सल्तनत काल का प्रशासन किस प्रकार से होता था या चलता था, उसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन ने सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान होता था। कौन होता था? सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन का प्रधान तो सुल्तान होता था। प्रशासन की संपूर्ण शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित थी। उसके आदेश ही राजकीय नियम कहलाते थे। सुल्तान को सलाह देने के लिए एक विशेष संस्था होती थी, जिसे मजलिस-ए-खलवत कहा जाता था। बर्नी के अनुसार यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सल्तनत कालीन प्रशासन के 4 प्रमुख अंग थे। कितने प्रमुख अंग थे? तो 4 प्रमुख अंग थे जो सल्तनत के प्रशासन के आधार स्तंभ थे। जिसमें सबसे पहला अंग देखें लोग दीवाने विजारत है। जो दीवाने विजारत है यह किस विभाग से संबंधित था? तो इसका संबंध वित्त विभाग से था। इसका संबंध किससे था? वित्त विभाग से इसका संबंध था। सुल्तान के पश्चात सर्वोच्चता के क्रम में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी वजीर होता था। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वजीर होता था। इसका मुख्य कार्य लगान बंदोबस्त के लिए नियम बनाना, राज्य की आय व्यय की दर पर नियंत्रण रखना, राजस्व का निर्धारण एवं वसूली तथा इकता की व्यवस्था करना था। सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी एवं विभाग ये भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी एवं विभाग, एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन अधिकारियों के क्या कार्य थे उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहला है कि मुशरिफ-ए-मुमालिक का संबंध किससे हो जाएगा कि यह महालेखाकार होता था। प्रांतों एवं विभागों से प्राप्त आय का लोखा जोखा किसके पास से होता था? लेखा जोखा तो महालेखाकार के पास से होता था। उसके बाद है मुस्तौफी ए मुमालिक यह कौन सा पद था? तो महालेखा परीक्षक होता था। राज्य की आय व्यय की जांच करता था। राज्य की आय व्यय का जांच किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो मुस्तौफी ए मुमालिक के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है मजमू आधार का संबंध किससे हो जाएगा? तो जो मजमू आधार होता था वह ऋण के कागजात रखने वाला को मजमू आधार कहा जाता था। खजीन की बात की जाए तो खजीन का संबंध यानी कि इसका संबंध कोषाध्यक्ष से था। नगद रुपया अपने पास रखता था। कोषाध्यक्ष जो था यह नगद रुपया अपने पास से रखता था। अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान था। अश्वशाला का प्रधान कौन होता था? तो अमीर ए आखुर होता था। मुहत्सिब, ये इंपॉर्टेंट है, मुहत्सिब से भी क्वेश्चन बने हैं। मुहत्सिब का संबंध नैतिक नियम, न्याय विभाग से जुड़े कार्य एवं मापतौल का निरीक्षक किसके द्वारा किया जाता था? तो मुहत्सिब के द्वारा किया जाता था।
नेक्स्ट अधिकारी है वकील ए दर। वकील ए दर है राजा एवं राज्य परिवार से संबंधित लोगों की देखभाल कौन करता था? तो वकील ए दर करता था। उसके बाद ये अगला टॉपिक है, एक तरफ विभाग दिए हैं, यानी कि सल्तनत कालीन में कौन-कौन से विभागों की स्थापना की गई थी और उससे विभाग का स्थापना किसके द्वारा की गई थी और उस विभाग का संबंध या कार्य क्या थे? तो सबसे पहला है दीवाने मुस्तखराजे। दीवाने मुस्तखराजे बकाया राशि की जांच एवं उसके उसे वसूल करना, यानी कि इससे विभाग का संबंध किससे था? तो बकाया राशि की जांच एवं उसे वसूल करना इससे विभाग के का काम था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने मुस्तखरज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दीवाने इमारतें। लोक निर्माण विभाग से यह संबंध था। लोक निर्माण विभाग से यह संबंध था। लोक निर्माण से जुड़े कार्य फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित है। दीवाने इमारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और यह किस कार्य से जुड़ा था? तो लोक निर्माण से जुड़े कार्यों की देखरेख कौन करता था? तो दीवाने इमारतें विभाग करता था। नेक्स्ट है दीवाने वकूफ है। दीवाने वकूफ का संबंध किस हो जाएगा? तो व्यय के कागजातों की जांच करना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने वकूफ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीवाने वकूफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दीवाने अमीर को ही मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना। इसका काम क्या था? कि मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाना और बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसे स्थापित कराया गया था, अमीर ए को ही। नेक्स्ट है दीवाने इस्तेहाक का संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध पेंशन से था। पेंशन विभाग से जुड़े कार्य की देखरेख कौन करता था? तो दीवाने इस्तेहाक विभाग करता था। जैसे अवकाश प्राप्त एवं मृत सैनिकों के आश्रितों की मदद करना फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवाने इस्तेहाक स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है दूसरा अंग देखते हैं लोग, दीवाने अर्ज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने अर्ज का संबंध किससे हो जाएगा? तो सैन्य या रक्षा विभाग से इसका संबंध हो जाएगा। दीवाने अर्ज का संबंध किससे हो जाएगा? सैन्य या रक्षा विभाग से इसका संबंध था। इस विभाग की स्थापना यानी कि दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष आरिज ए मुमाली के कहलाता था। इसका अध्यक्ष दीवाने अर्ज का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो आरिज ए मुमाली के कहलाता था। इसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया रखना और उनका निरीक्षण करना होता था। यही सैनिकों की खाद्य सामग्री एवं यातायात की व्यवस्था करता था। तीसरा अंग है दीवाने इंसा यह शाही सचिवालय होता था। जो दीवाने इंसा विभाग का यह शाही सचिवालय होता था। इसका प्रधान है दबीर ए मुमाली के कहलाता था। इस विभाग का प्रमुख कार्य शाही लेखे एवं घोषणाओं को तैयार करना था। एक प्रकार से यह पत्राचार विभाग था, यानी कि जो यह दीवाने इंसा था यह क्या था? एक प्रकार से पत्राचार विभाग था। उसके बाद ये चौथा अंग है दीवाने रिसालत है। दीवाने रिसालत का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध विदेश विभाग से था। दीवाने रिसालत का संबंध किससे था? तो विदेश से विभाग से था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह धार्मिक विभाग था, यानी कि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो दीवाने रिसालत था यह धार्मिक विभाग था तथा इसका अध्यक्ष सद्र होता था। परंतु इसे विदेश विभाग माना गया है, जो विदेशी वार्ता और कूटनीति के संबंधों का संचालन करता था। उसके बाद देखते हैं लोग कुछ अन्य विभागों के बारे में दिए गए हैं। तो उसके बाद है काजी उल कुजात का संबंध किस हो जाएगा? तो न्याय विभाग। इसका संबंध किस हो जाएगा? न्याय विभाग से। यह धर्म विभाग का प्रधान होता था, यानी कि काजी उल कुजात कौन था? यह धर्म विभाग का प्रधान होता था। इसे सद्र उससे सुदूर भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता था? सद्र उससे सुदूर भी कहते थे। नेक्स्ट है दीवाने बरीद का संबंध किससे हो जाएगा? तो गुप्तचर विभाग से इसका संबंध हो जाएगा। यह गुप्तचर विभाग का इसके अध्यक्ष बरीद ए मुमाली के कहलाते थे। इसके अध्यक्ष क्या कहलाते थे? तो बरीद ए मुमाली के कहलाते थे। नेक्स्ट है अमीर ए हाजिब। यह शाही दरबार से संबंधित अधिकारी था। इसे बारबक भी कहा जाता था, यानी कि अमीर ए हाजिब को बारबक भी कहा जाता था। दरबारी शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखना इसका मुख्य दायित्व था। इसका दायित्व क्या था? तो दरबारी शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखना इसका मुख्य दायित्व था। उसके बाद अगला टॉपिक है सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासन। सल्तनत कालीन साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। प्रांतों को इक्ता सूबा या विलायत कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इक्ता सूबा या विलायत कहा जाता था। प्रांतों के गवर्नर या इक्ता के प्रधान को इक्तादार वली मुक्ति या नायब आदि नामों से जाना जाता था। बलबन
बलबन के काल में प्रांतों का विभाजन सिख यानी कि जिला में किया गया था। सिख के प्रमुख को सिखदार कहा जाता था। तुगलक काल में यह एक नियमित इकाई बन गई, यानी कि तुगलक काल में यह क्या बन गई थी, एक नियमित इकाई बन गई। सीकों अथवा जिलों को परगनों में बांटा गया था। इसमें कई गांव सम्मिलित थे, यानी कि सीख या जिलों को परगनों में बांटा गया था और इसमें कई गांव सम्मिलित थे। इसके प्रमुख अधिकारी आमिल एवं मुंसिफ होते थे। आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था, जबकि मुंसिफ जो था राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था, तो यह मुंसिफ होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो ग्राम थी। अभी तक हम लोग ये जितने वंश पढ़े हैं लोग या जितने सभ्यता पढ़े हैं लोग, उसमें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो ग्राम ही थी। गांव का शासन कार्य गांव के मुख्य अधिकारियों पटवारी खूते मुकद्दम का मतलब क्या होता है, मुखिया। अभी वर्तमान नाम इसे मुखिया के नाम से जाना जाता है। तो पटवारी खूते मुकद्दम मुखिया और चौधरी के द्वारा किया जाता था। उसके बाद अगला टॉपिक है सल्तनत कालीन सैन्य प्रशासन। सल्तनत काल में सैन्य प्रशासन किस तरह से चलता था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में बलबन को सैन्य व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। उसी ने सेना को संगठित करे एक नए विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थाई सेना का गठन किया था। किस शासक ने एक विशाल अस्थाई सेना का गठन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सल्तनत काल में अस्थाई सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सैनिकों का हुलिया लिखना तथा घोड़ों पर दाग लगाने की शुरुआत उसी ने करवाई, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाई थी, ताकि इक़्तिदार धोखेबाजी ना कर सकें। अलाउद्दीन ने नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार आया है कि नगद वेतन सल्तनत काल में नगद वेतन देने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। इस समय एक घुड़सवार को 234 टन के तथा अतिरिक्त घोड़े रखने पर 78 टन के प्रतिवर्ष दिए जाते थे। भारत में तुर्कों के आने के बाद ही सैनिकों के लिए लोहे की रकाबें, चमड़े का जीने तथा घोड़ों में नागबंदी की प्रथा प्रारंभ हुई। उसके बाद अगला टॉपिक है न्याय व्यवस्था। सल्तनत कालीन में न्याय व्यवस्था किस प्रकार से थी, इसे देखते हैं। सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था का प्रमुख स्वयं सुल्तान होता था। प्रमुख कौन होता था, तो स्वयं सुल्तान होता था। सुल्तान के बाद राज्य का प्रमुख न्यायाधीश काजी उल मुमालिक था। काजी उल कुजात भी कहा जाता था, यानी कि काजी उल मुमालिक को काजी उल कुजात भी कहा जाता था। मुसलमानों को शरीयत के आधार पर, जबकि हिंदुओं को उनके धार्मिक कानून और परंपरा के अनुसार न्याय मिलता था। अगला टॉपिक है राजस्व प्रशासन। यानी कि सल्तनत काल में जो राजस्व प्रशासन था कैसे था। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से पांच प्रकार के करों की उगाही की जाती थी। कितने प्रकार की कर, तो 5 प्रकार के करों की उगाही की जाती थी। पहला था उस्र जो था यह मुस्लिमों पर लगता था। भूमि उपज का 5 से 10% होता था यह उस्र कर। नेक्स्ट है खराज गैर मुस्लिमों पर लगता था। जो खराज कर था यह किस पे लगता था, तो गैर मुस्लिमों पे लगता था। भूमि उपज का 1/3 से लेके 1/2 भाग तक लगता था। तीसरा है जकाते यह मुस्लिमों की संपत्ति पर धार्मिक कर था। यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बना है कि जकाते किस प्रकार का कर था, तो यह एक प्रकार का धार्मिक कर था और 2 से 2.5% यह लगता था। जजिया था गैर मुस्लिमों पर लगता था और यह धार्मिक कर था। ये भी क्या था, जजिया धार्मिक कर था। खम्स या खुम्से लूट से प्राप्त या भूमि में गड़े खजानों पर यह कर लगता था। यहाँ से भी बार बार ऐसे क्वेश्चन बनता है क्योंकि उसरे यह अजीब शब्द है। उसर हो गया, खराज हो गया, ज़कात हो गया, जजिया हो गया। जजिया तो बहुत बार देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि उसरे, खराज और ज़कात यह क्या था, तो यह एक प्रकार का कर था। उसके बाद है अन्य करों में घरही एवं चरही, यानी कि यह जो कर है बहुत ही सारे बुक में घरी भी देखने को मिलता है और चरी कर भी देखने को मिलता है। हुक ए सर्वे, हक एक होई आदि थे, यानी कि ये सब क्या थे, घरही चरही हुक ए सर्वे हक एक होई, ये क्या थे, तो इसका संबंध कर से था। भूमि करों के निर्धारण में बटाई सर्वाधिक प्रचलित तरीका था। बटाई क्या था, तो यह सर्वाधिक प्रचलित तरीका था किसका, तो भूमि करों के निर्धारण में बटाई के तरीके प्रचलित थे। खेत बटाई यह क्या था, तो खड़ी फसलों का बंटवारा इसी के तहत किया जाता था।
लंक बटाई फसल कटने के बाद गट्ठर का बंटवारा लंक बटाई के तहत किया जाता था। रास बटाई अनाज को भूसे से अलग करने के बाद बंटवारा किया जाता था। मुक्ताई या नस्के अनुमान के आधार पर इसमें बंटवारा होता था। और है नेक्स्ट है मसाहत जो है यह भूमि माप के आधार पर, यानी कि मसाहत जो बंटवारा था या बटाई था, मसाहत में भूमि माप के आधार पे बंटवारा किया जाता था। उसके बाद है इस वंश की सामाजिक स्थिति। इस वंश की यानी कि दिल्ली सल्तनत की सामाजिक स्थिति कैसी थी? 12वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही सामाजिक संरचना में काफी परिवर्तन आया। वर्ण आधारित समाज में जटिलता आई। समाज का विभाजन पूरी तरह धर्म आधारित हो गया, यानी कि इस समय जो था समाज का विभाजन पूरी तरह कैसे हो गया, तो पूरी तरह धर्म आधारित हो गया था। लोग हिंदू और मुस्लिम दो समुदायों में विभाजित हो गए थे। जो लोग थे वह हिंदू और मुस्लिम दो समुदाय में विभाजित हो गए। सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। यद्यपि शासक वर्ग के स्तर पर मुसलमान और हिंदू समाज दोनों में ही विदुषी और प्रभावशाली महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं। जैसे रजिया सुल्तान ने शासिका बनी थी, उसी तरह रानी दिद्दा भी शासन की थी। समाज में दास प्रथा मौजूद थी। समाज में इस समय दास प्रथा भी मौजूद थी। पुरुष महिला दोनों दास थे, यानी कि पुरुष भी और महिला भी दोनों दास के रूप में रखे जाते थे। इस समय दासों के दो प्रकार थे। इस समय दासों के कितने प्रकार थे? तो दो प्रकार थे। पहला था सामान्य दास एवं दूसरा था शाही दास। सल्तनत काल में शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, यानी कि इस समय शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्गों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा परिवार एवं संबंधी लोगों द्वारा दी जाती थी। सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन में एक और परिवर्तन सूफी एवं भक्ति आंदोलन के बाद देखने को मिलता है। सूफी एवं भक्ति की धारा ने समाज की जटिलता को कम किया तथा एक सद्भाव संस्कृति का विकास किया। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक स्थिति। सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी? सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था, यानी कि इनका मूल आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का तो कृषि था। इस समय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा गांवों में निवास करता था और उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि था, यानी कि जीविका जो था इनका जीविका का भी मुख्य साधन क्या था? कृषि था। यद्यपि कुटीर उद्योग, शिल्प कारीगरी तथा व्यापार वाणिज्य का भी इस समय काफी विकास हुआ और इसने तृतीय नगरीकरण के स्तर को प्राप्त किया। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चरखे के प्रयोग से रुई की सफाई करना, सूत काटना एवं धागा बनाना आसान हो गया। भारत में चरखे का प्रथम लिखित उल्लेख ईसामी की फुतू उससे सलातीन में मिलता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में चरखे का प्रथम लिखित उल्लेख किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तो यह पुस्तक ईसामी के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक का नाम क्या है? तो फुतू उससे सलातीन में देखने को मिलता है। इस समय सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्रों का काफी उत्पादन होता था। मोटे सूती वस्त्र से लेकर उत्तम कोटि के मलमल का उत्पादन होता था। बंगाल एवं गुजरात वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन से थे सल्तनत काल में? तो बंगाल एवं गुजरात। कागज निर्माण तकनीकें विकसित होने से कागज उद्योग का भी विकास हुआ। इसके अतिरिक्त ठट्टा, देवल, अहमदाबाद, बनारस, आगरा आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ये सब क्या थे? ठट्टा हो गया, देवल हो गया, अहमदाबाद हो गया, बनारस हो गया, आगरा हो गया, ये सब क्या थे? तो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। शहरों के मध्य मुख्य रूप से विलासी वस्तुओं का व्यापार होता था। लाहौर और बयाना ये क्या है? तो यह स्थल है। लाहौर तो आज भी है, बयाना भी स्थल है। तो लाहौर और बयाना नील के लिए प्रसिद्ध थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो लाहौर और बयाना थे यह किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यह नील के लिए प्रसिद्ध थे। सल्तनत काल में बाह्य व्यापार यानी कि बाहरी व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। पश्चिमी देशों के साथ दो प्रमुख समुद्री मार्गों के द्वारा व्यापार होता था। पहला जो था यह फारस की खाड़ी से होकर और दूसरा जो था यह लाल सागर से होकर व्यापार किया जाता था। इस समय प्रमुख बंदरगाह गोवा, कालीकट, कोचीन, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम थे। नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा प्रणाली। इस समय की मुद्रा प्रणाली विकसित अवस्था में थी और सोने, चांदी एवं तांबे यानी कि तीनों धातु सोने, चांदी एवं तांबे का प्रयोग सिक्का बनाने के लिए होता था। तीनों धातुओं का प्रयोग किया जाता था। दिल्ली वाला सिक्का
उसके बाद है कौन सिक्का, दिल्ली वाला सिक्का या मोहम्मद गौरी का सिक्का था। जो दिल्ली वाला सिक्का था यह किसका था, तो यह मोहम्मद गौरी का सिक्का था। इसमें एक तरफ लक्ष्मी और एक घुड़सवार की आकृति है, दूसरी तरफ नागरी लिपि में लेखन। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो दिल्ली वाला सिक्का यह किसका है, तो मोहम्मद गौरी का है। और इस सिक्के पे एक तरफ है किसका अंकन मिलता था, तो लक्ष्मी का अंकन मिलता था, और दूसरी तरफ नागरी लिपि में लेख लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश के समय में सिक्के सिक्के प्रणाली कैसी थी, तो चांदी का टांका एवं तांबे का जीतल। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो जीतल होता था यह किस धातु का बना होता था, तो यह तांबे का बना होता था, और जो टांका होता था यह चांदी का बना होता था। टांका एवं जीतल सिक्कों का अनुपात 1:48 था, तथा दक्कन में यह अनुपात 1:50 था। अगर इस अनुपात को समझा जाए कि यानी कि एक टांका बराबर है कितना जीतल होता था, या कितने जीतल बराबर एक टांका होता था, तो अगर 48 से जीतल है तो वह एक टांका के बराबर होगा। इसके द्वारा जारी सिक्कों पर टकसालो का नाम है उत्कीर्ण है, तथा लेख है अरबी में है। किस भाषा में है, तो अरबी में है। टांका का वजन 175 ग्राम था। जो टांका सिक्का इसका वजन कितना होता था, तो 175 ग्राम का था यह। नेक्स्ट है बलबन। मासा मासा नामक ये चांदी का सिक्का जारी किया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि मासा नामक ये चांदी का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था, तो बलबन के द्वारा जारी किया गया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी इसने सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा जारी की। अदली नामक ये चांदी का सिक्का जारी किया। अदली नामक जो चांदी का सिक्का था, सॉरी, अदली जो सिक्का था यह किस धातु का बना होता था, तो यह चांदी का बना होता था। और ये जो अदली नामक ये सिक्का है यह किस शासक के द्वारा जारी किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के ससगनी या गन्ना नामक ये चांदी का सिक्का चलाया। ससगनी या गन्ना नामक ये चांदी का सिक्का किस शासक के द्वारा चलाया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आधा यह जो था जीतल का आधा होता था, यानी कि जीतल का यह आधा होता था। बीक जो यह सिक्का था जीतल का 1/4 होता था। बर्नी ने दांग एवं दिरहम जैसे सिक्कों की चर्चा की है, यानी कि दांग एवं दिरहम भी सिक्का जो था यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था। एक टांका कितने जीतल के बराबर होता था, तो 48 जीतल के बराबर होता था। 48 जीतल जो थे वह 192 दांग के बराबर होते थे। 192 दांगे 490 दिरहम के बराबर होता था। अगला टॉपिक है सल्तनत काली ने कला एवं स्थापत्य, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्थापत्य कला। सल्तनत काली ने प्रमुख स्थापत्य, एक तरफ स्थापत्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ वह जो स्थापत्य कला है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या क्या है, तो यह मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी मस्जिद है, और कुतुब मीनार, इन तीनों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की स्थापना कराई गई थी। अतार्किन का दरवाजा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कुतुब मीनार को पूरा कराया, यानी कि जो यह इल्तुतमिश था इसी ने ही पूर्ण रूप से कुतुब मीनार को पूरा कराया। और अतार्किन का दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो इल्तुतमिश के द्वारा। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसका भी निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो इल्तुतमिश के द्वारा। अलाई दरवाजा ये इंपॉर्टेंट है। हौज खास से 1000 स्तंभों वाला महल, इन तीनों का निर्माण, यानी कि अलाई दरवाजा, हौज खास से 1000 स्तंभों वाला महल का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। जो तुगलकाबाद शहर है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। आदिलाबाद का किला, जहांपना नगर, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, इन सारे स्थापत्यों का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जहांपना नगर इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और निजामुद्दीन औलिया का भी मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण कराया था। काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, काबा मस्जिद, फिरोज शाह का मकबरा, फिरोज शाह कोटला नगर, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है मोठ मस्जिद। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मोठ मस्जिद है इससे मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो मियाँ भुआ, या जो था मियाँ भुआ क्या था, यह शासक नहीं था, यानी कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में मियाँ भुआ के द्वारा मोठ मस्जिद का निर्माण कराया गया था। सिकंदर लोदी का मकबरा, नेक्स्ट है सिकंदर लोदी का मकबरा का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। किसने करवाया था, इब्राहिम लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक है चित्रकला एवं संगीत, यानी कि सल्तनत काल में चित्रकला एवं संगीत कैसी थी, तो सबसे पहला है चित्रकला।
इसका प्रथम साक्ष्य मिनहाजुस सिराज है। मिनहाजुस सिराज की कृति तबकाते नासरी से प्राप्त होता है, यानी कि चित्रकला का सबसे पहला साक्ष्य किस पुस्तक से प्राप्त हुआ है, तो मिनहाजुस सिराज की जो पुस्तक है तबकाते नासरी उसी से प्राप्त हुआ है। इसमें उल्लेख है कि खलीफा के दूत के स्वागत में जो पंडाले निर्मित हुआ था उसमें उसमें चित्र उत्कीर्ण थे। मुल्ला दाऊद की कृति चंदायन या किसकी कृति है, तो मुल्ला दाऊद की। चंदायन में उल्लेख है कि रामायण के दृश्यों का दीवारों पर चित्रण किया जाता था। यह जो मुल्ला दाऊद की कृति है उसमें इसका उल्लेख मिलता है, तो जो रामायण के दृश्यों का दीवारों पर चित्रण किया जाता था, इसका उल्लेख है किस पुस्तक में देखने को मिलता है, तो मुल्ला दाऊद की कृति चंदायन में देखने को मिलता है। सल्तनत काल में पांडुलिपि चित्रण का प्रमाण मिलता है। उसके बाद है संगीते देखें। सल्तनत कालीन शासक जैसे रजिया सुल्तान हो गई, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एवं सिकंदर लोदी संगीत में रुचि लेते थे, यानी कि इन शासकों ने संगीत में रुचि ली थी। अमीर खुसरो ने भारतीय एवं ईरानी रागों का मिश्रण कर कुछ नवीन राग शैलियों का निर्माण किया, जैसे साजगरी, जिल्फे आदि। ये क्या है, साजगरी या जिल्फे, तो ये आपका राग शैली है। भारतीय कव्वाली को आरंभ भी करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, यानी कि भारतीय कव्वाली को आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। सितार क्या होता है, तो बीड़ा प्लस से तंबूरा और तबला को इन्होंने ही जन्म दिया था, यानी कि सितार का निर्माण या जन्म या तबला, ये जो दो वाद्य यंत्र हैं, इन दोनों वाद्य यंत्रों का जन्म किसके द्वारा, यानी कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित लज्जते सिकंदरी नामक एक पुस्तक की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित कौन सी पुस्तक की रचना हुई थी, तो लज्जते सिकंदरी नामक की पुस्तक की रचना हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है मंगोल आक्रमण इस समय यानी कि सल्तनत काल में किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुआ था, तो बलबन के शासनकाल में देखते हैं। पहली बार दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों द्वारा गंभीर हमला प्रारंभ हुआ। पहली बार दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों द्वारा गंभीर हमला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, तो बलबन के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी मंगोलों के द्वारा हमला किया गया था। 1297 और 98 ईस्वी में कादिर का आक्रमण कुतुलुग ख्वाजा 1299 ईस्वी में, यानी कि कुतुलुग ख्वाजा का आक्रमण तारगी ने 1302 ईस्वी में आक्रमण किया था। अली बेग और तारता की 1305 से 1306 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। इकबाल मंद ने 1307 ईस्वी में आक्रमण किया था। ये सब क्या थे, तो ये मंगोल थे, यानी कि कादिर, कुतुलुग ख्वाजा, तारगी, अली बेग, तारताके और इकबाल मंद ये सब क्या थे, तो मंगोल थे, और इन मंगोलों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण किया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में शेर मुगल या शेर बहादुर के नेतृत्व में मंगोल हमला हुआ। किसके नेतृत्व में, तो शेर मुगल या शेर बहादुर के नेतृत्व में मंगोल हमला किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के तरमासरीन के नेतृत्व में मंगोल हमला हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसके नेतृत्व में मंगोल हमला हुआ था, तो तरमासरीन के नेतृत्व में। यह मंगोलों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आखिरी हमला था। नेक्स्ट टॉपिक है, इस लेसन से आधारित स्मरणीय तथ्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबनी राजवंश की स्थापना की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था या कुतुबी वंश की स्थापना किया था, और इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना किया था, और बलबनी राजवंश की स्थापना की। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया एवं उसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इक्ता प्रथा प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक था। इक्ता प्रथा को प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का घोषित किया तथा प्रशासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। इल्तुतमिश का साम्राज्य दारुल इस्लाम का भाग माना जाता था। जो इल्तुतमिश का साम्राज्य था यह किसका भाग माना जाता था, तो दारुल इस्लाम का भाग माना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। बलबन ने गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पैबोस को दरबार में शुरू करवाया तथा ईरानी त्योहार नौरोज को भी शुरुआत की। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सिजदा प्रथा और पैबोस
यह जो दोनों प्रथा था इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो बलबन बलबन के द्वारा इसकी शुरुआत कराया गया था। और जो यह दोनों प्रथा थी यह गैर इस्लामिक प्रथा थी। और एक ईरानी त्योहार है नौरोज, यहाँ से भी क्वेश्चन बार-बार बना है कि नौरोज किससे यानी कि कौन से प्रथा है, तो यह ईरानी प्रथा है। सॉरी ईरानी त्योहार है। ईरानी त्योहार है नौरोज की भी शुरुआत बलबन के द्वारा ही कराई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए सन 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता जैसी उपाधियों से विभूषित किया है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सुल्तान ने की उपाधि या युग का विजेता, शासकों का सुल्तान ने ऐसी उपाधियां किस शासक ने ग्रहण की थी, या किस शासक ने किस शासक को यह उपाधि मिली थी, तो अलाउद्दीन खिलजी को। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। और जो यह उपाधि थी किसके द्वारा दिया गया था, तो अमीर खुसरो के द्वारा इस उपाधि को दिया गया था। राजमुंदरी के अभिलेखों में जौना खां का अगर नाम की बात की जाए, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। दुनिया का खान किसे कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। और किस अभिलेख में, तो राजमुंदरी अभिलेखों में। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के रूप में किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण के बाद उलेमा की स्वीकृति से हक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाया। जो यह हक सर्ब नामक कर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि हक सर्ब जो कर है यह किस पे लगता था, तो यह एक प्रकार का सिंचाई करता। यह कैसा करता, तो एक प्रकार का सिंचाई करता जो उपज का 10% है, यह उपज का 10% होता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी इस समय कौन था, तो चौधरी होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति मजदुल मुल्क था। कौन था, मजदुल मुल्क था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था, तो मजदुल मुल्क था। सल्तनत कालीन कारखाने रातबी और गैर रातबी में बटे थे। कारखानों का प्रधान अधिकारी मुतस्सरिफ होता था। तुगरिल खां का विद्रोह बलबन के समय में हुआ था। जो यह तुगरिल खां था यह किसके शासनकाल में यह विद्रोह किया था, तो बलबन के शासनकाल में यह विद्रोह किया था। इस प्रकार से हम लोग का जो दिल्ली सल्तनत का चैप्टर था इसका रिवीजन समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर पे आधारित बीपीएससी में पूछे गए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था, तो जो यह मुकद्दम या चौधरी का पद था यह गाँव के सरपंच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए, गाँव के सरपंच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो यह जो इल्तुतमिश का साम्राज्य था, इल्तुतमिश के साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया, तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। कौन है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो यह जो विद्रोह किया था बलबन के शासनकाल में यह विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को किसके द्वारा पूरा किया गया था, तो जो कुतुब मीनार का था इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, यानी कि इल्तुतमिश ने ही इसे पूरा करवाया था कुतुब मीनार को। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसे दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई थी, तो जो यह बलबन था इसने रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई थी। बलबन के द्वारा रक्त एवं लॉ की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो जो यह कौन सा शासक ने आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ ए किंगशिप को रजाओ के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट से थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो यह किस शासक के द्वारा इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था? तो बलबन बलबन के द्वारा इन सिद्धांतों का प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दीवाने अर्ज विभाग से संबंधित था। जो यह दीवाने अर्ज था यह किस विभाग से संबंधित था? तो यह जो था यह रक्षा विभाग से संबंधित था। किस विभाग से? तो यह रक्षा विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह क्या है? तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है। क्या है? यह एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इस वंश का तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव इस समय देवगिरी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो जो यह दारुल सफा था एक खैराती अस्पताल था। क्या था? यह एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसे नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने? तो मलिक जानी को प्रथम में सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब उसने राजत्व यानी कि यह कथन है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसे सुल्तान के लिए कहा है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो बर्नी के द्वारा कहा गया और किसे सुल्तान के लिए कहा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो इस समय सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। कौन होता था? चौधरी होता था। नेक्स्ट है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो यह जो काम था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है इस लेसन का। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे आंसर की दिया गया है। आप लोग यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ से यानी कि हम लोग जो 21 क्वेश्चन पढ़े हैं लोग यहाँ से आंसर की के हिसाब से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके बाद 15वां लेसन का रिवीजन करते हैं और इस लेसन का नाम क्या है? तो क्षेत्रीय शक्तियां 13वीं से 15वीं सदी के बीच में कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां उभरी थी 13वीं से 15वीं सदी के बीच में? तुगलक साम्राज्य के विघटन के पश्चात केंद्रीय सत्ता लुप्त हो गई और विघटित साम्राज्य के अवशेषों पर कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन क्षेत्रीय शक्तियों में उत्तरी भारत में मालवा, जौनपुर, मेवाड़, कश्मीर, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा व असम कौन कौन से क्षेत्रीय शक्ति थे? उत्तरी भारत में मालवा, जौनपुर, मेवाड़, कश्मीर, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा व असम प्रमुख थे। जबकि यह दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी प्रमुख राज्य थे। तो सबसे पहले हम लोग ये मालवा के बारे में अध्ययन करते हैं। जो मालवा था तुगलक वंश के पतन के दौरान तुगलक के गवर्नर दिलावर खान ने सन 1401 ईस्वी में स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1401 ईस्वी में और किस के द्वारा की गई थी? तो तुगलक गवर्नर दिलावर खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मालवा का प्रसिद्ध शासक हुशंग शाह था। मालवा का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हुशंग शाह था। उसने धार के स्थान पर मांडू को साम्राज्य की राजधानी बनाया। यह जो हुशंग शाह था यह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था या किसे बनाया था? तो मांडू को साम्राज्य की राजधानी बनाया। हुशंग शाह सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। हुशंग शाह ने 1406 ईस्वी में नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की। होशंगाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हुशंग शाह के द्वारा। सन 1436 ईस्वी में महमूद खिलजी ने मालवा में एक नए खिलजी वंश की स्थापना की।
मेवाड़ के हुए युद्ध में दोनों शासकों ने विजय का दावा किया है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। राणा कुंभा ने कहाँ पे विजय स्तंभ बनवाया? तो चित्तौड़ में। और महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। 7 मंजिलों वाला स्तंभ किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? तो महमूद खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? महमूद खिलजी के द्वारा। सन 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद द्वितीय को पराजित कर मालवा को अपने राज्य में मिला लिया। अंततः बादशाह अकबर ने 1562 ईस्वी में मालवा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। यह जो लाइन है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्वतंत्र मालवा था, इस मालवा को अकबर ने कब अपने साम्राज्य में यानी कि मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? तो 1562 ईस्वी में। कब बनाया था? 1562 ईस्वी में। उसके बाद आता है मेवाड़े। हमीर देव ने सन 1314 ईस्वी में मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो हमीर देव के द्वारा। और मुहम्मद बिन तुगलक के समय चित्तौड़ को जीतकर पुनः मेवाड़ की राजधानी बना दिया। किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया? हमीर देव ने। तो चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ की राजधानी बना दिया। मोकल का पुत्र राणा कुंभा किसका पुत्र था? तो मोकल का। राणा कुंभा सन 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। वह मेवाड़ का योग्य एवं सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी कि इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की स्थापना कराई। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? तो राणा कुंभा के द्वारा कराए गए थे। रायमल के पुत्र राणा संगा ने 1517 या 18 के घटोली के युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो घटोली का युद्ध कब हुआ था? तो 1517 या 18 के बीच में घटोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। या जो इसे खतौली का युद्ध भी कहा जाता है और घटोली का युद्ध भी कहा जाता है। अधिकतर बुक में आपका यहाँ पे खतौली नहीं होगा। यह जो घटोली का युद्ध है, इसे ही खतौली यानी कि यहाँ पे खतौली होना चाहिए, खतौली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह जो खतौली का युद्ध हुआ था, राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? तो पराजित हुआ था। खानवा के युद्ध 1527 से। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। 1527 में राणा संगा को मुगल बादशाह बाबर ने पराजित कर दिया। यह जो खानवा का युद्ध था, किन 2 शासकों के बीच में हुआ था? तो राणा संगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें राणा संगा पराजित हुए थे। 1528 ईस्वी में कुछ षड्यंत्रकारियों ने जहर देकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अगला है गुजरात। सूबेदार जफर खान ने 1401 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करे स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र गुजरात राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जफर खान के द्वारा। और जफर खान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण किया था। मुजफ्फर शाह के पौत्र अहमद शाह प्रथम का शासनकाल 1411 ईस्वी से लेकर 1442 ईस्वी तक रहा था। अहमद शाह प्रथम को गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अहमद शाह प्रथम को माना जाता है। अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना कर उसे साम्राज्य की राजधानी बनाया। महमूद बेगड़ा का शासनकाल 1459 से लेकर 1511 ईस्वी तक रहा था। महमूद बेगड़ा गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। उसका शासनकाल भारत में क्रोस और क्रेसेंट के बीच युद्ध के लिए स्मरणीय है। जो यह महमूद बेगड़ा है, इसका शासनकाल भारत में क्रोस और क्रेसेंट के बीच युद्ध के लिए स्मरणीय है। उसके बाद ये शासक बनता है बहादुर शाह का शासनकाल 1526 से लेकर 1537 ईस्वी तक रहता है। गुजरात का अंतिम महान शासक था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को विजय कर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। जो यह गुजरात था, गुजरात को अकबर ने कब अपने साम्राज्य में शामिल किया? तो 1572 ईस्वी में। उसके बाद अगला राज्य आता है जौनपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित प्रमुख सल्तनत कालीन नगर था। जौनपुर कहाँ पे है अभी वर्तमान में? तो यह उत्तर प्रदेश में है, जिसकी स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां का असल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थे। मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक के एक दास से मलिक सरवर, यह कौन था? तो यह एक दास था, और किसका दास था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। एक दास से मलिक सरवर, इसका नाम है ख्वाजा जहाँ, ख्वाजा जहाँ भी था। मलिक सरवर ने सन 1394 ईस्वी में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो मलिक सरवर के द्वारा कराई गई थी। उसने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। सरकी वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो मलिक सरवर के द्वारा। हुसैन शाह सरकी इस वंश का अंतिम सुल्तान था, जिसके समय बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण कर उसे पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर के सरकी सुल्तान कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। इब्राहिम शाह ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा जौनपुर में कराया गया था? तो इब्राहिम शाह के द्वारा। पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जौनपुर में रहते थे। मध्यकाल में जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात था। मध्यकाल में जो जौनपुर था, यह भारत का सिराज नाम से क्या था? तो यह विख्यात था। अगला राज्य आता है कश्मीर। सन 1301 ईस्वी में सुहादेव ने कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राजवंश की स्थापना की। सन 1339 में शाह मिर्जा अथवा शाह मीर ने कश्मीर पर अधिकार कर वहां मुस्लिम राजवंश से शाहमीर वंश की स्थापना की। शाहमीर वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो शाह मिर्जा के द्वारा। सिकंदर, उसके बाद शासक बनता है सिकंदर, जिसका शासनकाल 1389 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था सुआ भट्ट नामक एक ब्राह्मण, उसका प्रधान सेनापति था। यानी कि सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? तो सुआ भट्ट था। बाद में सुआ भट्ट ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। सुल्तान ने जैनुल आबिदीन का शासनकाल 1420 से लेकर 1470 ईस्वी तक रहा था। सुल्तान जैनुल आबिदीन सिकंदर शाह का उत्तराधिकारी एवं कश्मीर का सबसे महान शासक था। उसने सिकंदर की धर्म विरोधी नीतियों के विपरीत उदार, जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया था। इन्हीं उदार नीतियों के कारण उसे बड़ शाह और कश्मीर का अकबर कहा गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, या बड़ शाह किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। सन 1586 में मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जो कश्मीर था उसे अकबर ने अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1586 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट आता है राज्य बंगाल। सन 1345 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इलियास खान ने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया, और सुल्तान शमसुद्दीन ने इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। जो यह इलियास खान था, यह गद्दी पर किस नाम से बैठा था? तो शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इलियास शाह बंगाल का एक लोकप्रिय शासक था। उसी ने बंगाल में इलियास शाही वंश की स्थापना की। इलियास से शाही वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इलियास खां के द्वारा। बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बारबक शाह को बंगाली साहित्य का महान संरक्षक माना जाता है। उसने श्री कृष्ण विजय नामक एक ग्रंथ के रचनाकार मालधर बसु को संरक्षण प्रदान किया, और उन्हें गुल राज्य खान की उपाधि दी। सुल्तान ने नुसरत शाह के समय कृतिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया। जो यह नुसरत शाह के समय में रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो कृतिवास के द्वारा किया गया था, जिसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है। तथा कांसीराम ने प्रथम बांग्ला भाषी महाभारत की रचना की। किसके द्वारा की गई थी? तो कांसीराम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है असम। मोहम्मद गौरी के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में कामरूप यानी कि असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप असम पर आक्रमण किया, लेकिन उसके लिए यह अभियान एक त्रासदी साबित हुआ। इस अभियान में उसकी सेना पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई। अहोम राज्य पर भी हुसैन शाह और बंगाल के अन्य सुल्तानों द्वारा आक्रमण किए गए, किंतु ये असफल रहे। अंततः सुहुग के नेतृत्व में अहोम राज्य की स्थिति मजबूत हुई, और पूर्वी दिशा में इसका विस्तार भी हुआ।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन पे आधारित है अस्मरणीय तथ्य। मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक चुंद के पुत्र जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की। मालदेव मारवाड़ का शासक था। जो ये मालदेव था, यह कहाँ का शासक था? तो मारवाड़ का शासक था। और जोधपुर नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जोधा के द्वारा की गई थी। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बंगाल के गौड़ में अवस्थित सोना मस्जिद, कौन सी मस्जिद है? तो सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो नुसरत शाह के द्वारा इन दोनों मस्जिद का निर्माण कराया गया था। मांडू स्थल रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा का साक्षी है। जो यह मांडू स्थल है, किनकी प्रेम गाथा का साक्षी है? तो रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम गाथा का साक्षी है। नरसिंह प्रथम गंग वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था। उड़ीसा के पूरी जिले में अवस्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण उसी ने करवाया था। आबिदीन के समय विद्वान जोन राज ने भारतीय इतिहास की पुस्तक कलहन की राजतरंगिणी के द्वितीय भाग की रचना की। जो कलहन की राजतरंगिणी का द्वितीय भाग है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो जोन राज के द्वारा। और किसके शासनकाल में? तो आबिदीन के समय में की गई थी। ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य खानदेश की स्थापना मल्लिक राजा फारूकी ने 1399 ईस्वी में की थी। खानदेश की स्थापना कब की गई थी? तो 1399 ईस्वी में। और किस शासक के द्वारा की गई थी? तो मल्लिक राजा फारूकी के द्वारा की गई थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? तो बुरहानपुर थी। नेक्स्ट टॉपिक है इस लेसन पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बीपीएससी में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। यानी कि कश्मीर का अकबर किस सुल्तान को कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो यह मांडू है, रानी रूपमती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो जो जौनपुर था, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। किसे? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विद्वान ने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? जो कृतिवास थे, इन्होंने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कृतिवास के द्वारा किया गया था। उसके बाद अब हम लोग ये 16वां लेसन का रिवीजन करते हैं। और इस लेसन का नाम क्या है? तो विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर और बुका नाम के दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। जो विजयनगर राज्य है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो हरियर एवं बुका के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 1336 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के कंपली विजयोपरांत दोनों भाइयों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था। किंतु दोनों भाइयों ने श्रृंगेरी के प्रतिष्ठित गुरु विद्यारण्य की प्रेरणा से पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। विजयनगर के प्रमुख राजवंश। और इस अगला टॉपिक है कि विजयनगर जो राज्य था, इसमें कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था? तो सबसे पहला आता है संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो हरियर एवं बुका। इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरियर एवं बुका के द्वारा। और इनका शासनकाल 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद ये शासन आता है सालू वंश का, जिसकी स्थापना नरसिंह सालू ने की थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नरसिंह सालू के द्वारा। और इनका शासनकाल 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट शासन आता है तुलु वंश का। किसका आता है? तुलु वंश का शासन आता है। और इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद है विजयनगर पे अंतिम में इनका शासन रहा था अंतिम रूप से था आरबीडू वंश ने शासन किया था। और आरबीडू वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी। और इनका शासनकाल 1570 ईस्वी से लेकर 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक रहा था। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं संगम वंश से। संगम वंश का शासनकाल 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा था, जिसमें सबसे पहला शासक हुआ हरियर प्रथम का शासनकाल 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक रहा था।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों में से एक है हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी में शासक बना। यह शासक कब बना था? तो 1336 ईस्वी में शासक बना था। उसने प्रारंभ में अनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया, परंतु बाद में साम्राज्य की राजधानी विजयनगर स्थानांतरित कर दी। उसके बाद ये शासक बनता है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक रहा था। हरिहर प्रथम के बाद ही उसका भाई बुक्का प्रथम इस शासक बना। उसने सन 1377 ईस्वी में मदुरै के अस्तित्व को समाप्त कर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कर अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। यह जो उपाधि है, इस उपाधि से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो बुक्का प्रथम ने यह उपाधि धारण की थी। इसके समय ही विजयनगर एवं बहमनी के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। संघर्ष का मुख्य कारण कृष्णा और तुंगभद्रा यानी कि यह क्या था? तो रायचूर था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब का क्षेत्र था। यानी कि जो विजयनगर एवं बहमनी के मध्य जो संघर्ष हुआ था वह किस कारण हुआ था? तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच दोआब का क्षेत्र कारण था। उसके बाद ये शासक बनता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक रहा था। हरिहर द्वितीय ने अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत महाराजा धीराज जैसी उपाधि भी धारण की। रायचूर दोआब को लेकर उसका भी संघर्ष बहमनी शासकों, कौन सा शासक था? तो फिरोज शाह बहमनी से हुआ। यानी कि जो हरिहर द्वितीय था इसका संघर्ष किससे? बहमनी शासक से हुआ था। तो फिरोज शाह बहमनी से हुआ था। यद्यपि पहली बार वह पराजित हुआ, यानी कि हरिहर द्वितीय फिरोज शाह बहमनी से पहली बार पराजित हुआ, परंतु उसने बहमनियों से गोवा और बेलगांव को जीत लिया और बाद में हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा और बेलगांव को जीत लिया। उसके बाद ये शासक बनता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। देवराय प्रथम के शासक बनते ही बहमनी राज्य से दोआब पर अधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी ने उसे पराजित कर दिया। यानी कि देवराय प्रथम को भी फिरोज शाह बहमनी ने पराजित कर दिया। देवराय प्रथम ने 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा पर बांध बनवाकर उससे नहर निकलवाई। उसके शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की तथा उसके दरबार में हर बिलासम के लेखक एवं प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ सुशोभित करते थे। जो यह इतालवी यात्री है निकोलो कोंटी, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि निकोलो कोंटी जो था यह किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कोंटी भारत आया था। नेक्स्ट है, उसके बाद शासक बनता है देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा था। यह संगम वंश का सबसे महान शासक था। यह जो देवराय द्वितीय था यह संगम वंश का सबसे महान शासक था। इसके अभिलेख संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में पाए गए हैं। उसे गज बेटकर, यानी कि यह जो देवराय द्वितीय है इसे गज बेटकर पौड़ देवराय तथा इम्माडी देवराय जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। गज बेटकर पौड़ देवराय इम्माडी देवराय की उपाधि किसे शासक ने धारण की थी? तो देवराय द्वितीय ने धारण की थी। इसके शासनकाल में फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक था यह विजयनगर की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। उसके बाद ये शासन आता है मल्लिका अर्जुन का, जिनका शासनकाल 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक रहा था? 1446 ईस्वी से लेकर 1465 ईस्वी तक। देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद मल्लिका अर्जुन संगम वंश का शासक बना। मल्लिका अर्जुन को पौड़ देवराय कहा जाता था। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री माहू आन ने विजयनगर की यात्रा की थी। यह जो यात्री से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसी के शासनकाल में, यानी कि मल्लिका अर्जुन के शासनकाल में चीनी यात्री माहू आने ने विजयनगर की यात्रा की थी।
उसके बाद ये शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल 1465 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा था। यह संगम वंश का अंतिम शासक था। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष द्वितीय। सेनापति नरसिंह सालू, सेनापति इसका कौन था? तो नरसिंह सालू ने उसकी हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसे प्रथम में बलापहार कहा गया। यानी कि जो यह सेनापति नरसिंह सालू था, विरूपाक्ष द्वितीय की जब हत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को प्रथम में बलापहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम में बलापहार कहा जाता है। उसके बाद ये शासन आता है सालू वंश का, और ये सालू वंश ने विजयनगर पे 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक के शासन किए थे। विजयनगर में स्थापित है द्वितीय राजवंश। द्वितीय राजवंश का नाम है सालू वंश है, जिसकी स्थापना नरसिंह सालू ने की थी। सालू वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो नरसिंह सालू के द्वारा की गई थी। नरसिंह सालू की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र इत्ताड़ी नरसिंह, इसका अल्पवयस्क पुत्र कौन था? तो इत्ताड़ी नरसिंह, और इसका सेनापति नरसा नायक के संरक्षण में शासक बना। यानी कि जो यह इत्ताड़ी नरसिंह था, यह नरसा नायक के संरक्षण में शासक बना, परंतु अवसर पाकर नरसा नायक ने स्वयं सत्ता पर अधिकार कर तीसरे राजवंश से तुलु वंश की नींव डाली। जो तुलु वंश की नींव किस शासक के द्वारा या किसके द्वारा डाली गई थी? तो नरसा नायक के द्वारा, और यह क्या था? तो सेनापति था। तुलु वंश का शासनकाल 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा था। वीर नरसिंह द्वारा स्थापित तुलु वंश को इतिहास में द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय बलापहार के नाम से जाना जाता है। अब ये तुलु वंश में कौन से शासक हुए? तो कृष्ण देव राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय, इनका शासनकाल 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा था। कृष्ण देव राय भारत के महान शासकों में से एक है तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। वह नरसा नायक का पुत्र है तथा वीर नरसिंह का अनुज था। सर्वप्रथम उसने 1510 ईस्वी में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। 1513 में गजपति के शासक उदयगिरी जीता। यानी कि गजपति के शासक से उदयगिरी जीता। 1520 ईस्वी में बीजापुर को पराजित कर संपूर्ण रायचूर द्वाब पर अधिकार कर लिया। यह जो रायचूर द्वाब है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण रूप से रायचूर द्वाब पर अधिकार किस शासक ने किया था? तो कृष्ण देव राय ने ही किया था। कृष्ण देव राय ने बीदर और गुलबर्ग पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान कौन था? तो महमूद शाह को कारागार से मुक्त कराकर बीदर की राजगद्दी पर आसीन किया, जिसकी स्मृति में उसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो कृष्ण देव राय ने। कृष्ण देव राय महान शासक होने के साथ साथ निर्माता एवं विद्वान भी था। उसने विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो कृष्ण देव राय के द्वारा। तथा विजयनगर के निकट बहुत सारे बुक में इसे नांगलपुर भी देखने को मिलता है। नांगलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसका शासनकाल, किसका शासनकाल? तो कृष्ण देव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के आठ महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और कृष्ण देव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। आंध्र भोज किस शासक को कहा जाता है, या आंध्र भोज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो कृष्ण देव राय ने धारण की थी। इसके बाद ये शासक बनता है सदाशिव राय का जो शासनकाल रहा था वह 1542 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा था। अच्युत देव राय, जिसका शासनकाल 1529 ईस्वी से लेकर 1542 तक रहा था। यानी कि अच्युत देव राय की मृत्यु के उपरांत सदाशिव राय शासक बना, जो नाम मात्र का शासक था। यानी कि सदाशिव राय जो था यह नाम मात्र का शासक था। वास्तविक सत्ता अरबिडू वंश के मंत्री राम राय के हाथों में थे। राम राय ने दक्षिण भारत में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप चार संयुक्त सैनिक संघों ने मिलकर सन 1565 के तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को, जिसका नेतृत्व राम राय कर रहा था, पराजित कर दिया। यह जो राम राय था, यह दक्षिण भारत के जो राज्य थे बहमनी साम्राज्य के चार जो राज्य थे
उनमें यह हस्तक्षेप की नीति अपनाई और उसी के परिणाम स्वरूप उन चारों से यह क्या हुआ तो युद्ध लड़ा और 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ और इस तालीकोटा के युद्ध में राम राय हार गया। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इससे सैन्य के महागठबंधन में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बीदर शामिल थे। यानी कि ये जो 4 राज्य थे यह शामिल थे। बरार इसमें शामिल नहीं था। यह जो बरार था यह इसमें शामिल नहीं था। और यहीं से भी क्वेश्चन बनता है कि जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें क्या बरार शामिल था। तो बरार इसमें शामिल नहीं था। उसके बाद ये अगला वंश का शासन आता है अरबीडू वंश का, जिसका शासनकाल यानी कि यह कितने दिनों तक शासन किए थे। तो 1570 ईस्वी से लेकर 1652 ईस्वी तक के अरबीडू वंश का शासन रहा था। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय का भाई तिरुमल, राम राय का भाई कौन था तो तिरुमल 1570 ईस्वी में तुलु वंश के अंतिम शासक के सदाशिव को हटाकर स्वयं शासक के बन बैठा और नवीन अरबीडू वंश की स्थापना की। अरबीडू वंश से 17वीं शताब्दी के मध्य तक चलता रहा। श्रीरंग तृतीय को विजयनगर का अंतिम शासक माना जाता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर का अंतिम शासक किसे माना जाता है या विजयनगर का अंतिम शासक कौन था तो श्रीरंग तृतीय था। उसके बाद ही विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर का प्रशासन। विजयनगर का प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से था। विजयनगर प्रशासन निरंकुश एवं कल्याणकारी राजतंत्र की अवधारणा पर आधारित था। राजा ही प्रशासनिक, सैनिक एवं केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख होता था। जो राजा होता था वह प्रशासनिक, सैनिक एवं केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख होता था। राजा को सलाह देने के लिए एक राज परिषद तथा कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। जो मंत्री परिषद था उसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था तो प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। राजा एवं युवराज के बाद प्रधानी ही केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। विजयनगर का प्रशासन एक विशाल सचिवालय द्वारा संचालित होता था, जिसमें कई विभाग एवं संबंधित विभागों के कई अधिकारी होते थे। जैसे माननीय प्रधान, रायसम, कर्णिकम आदि ये अधिकारी थे। नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी तथा उनके कार्य। तो एक तरफ यानी कि अधिकारी दिए गए हैं विजयनगर साम्राज्य के और उन अधिकारियों का कार्य क्या था। तो जो नायक था इसका कार्य क्या था तो यह सैनिक भूसामंत, इसका संबंध किससे हो जाएगा नायक से, तो सैनिक भूसामंत था। नेक्स्ट है कि महानायक का कार्य क्या होता था तो ग्राम सभाओं की कार्रवाइयों का निरीक्षण करना। यानी कि ग्राम सभाओं की कार्रवाइयों का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था तो महानायक के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है दंड नायक का कार्य क्या था तो सैनिक विभाग का प्रमुख तथा सेनापति यह होता था। सैनिक विभाग का प्रमुख तथा सेनापति कौन होता था तो दंड नायक। रायसम जो था यह सचिव था। कर्णिकम जो था यह लेखा अधिकारी होता था। कर्णिका में किस पद पे या किस कार्य से संबंधित था तो यह लेखा अधिकारी होता था। नेक्स्ट है अमर नायक। राज्य को सैन्य मदद देने वाला सामंत को अमर नायक कहा जाता था। आयंगर वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी को आयंगर कहलाता था। पलाई यगार यह क्या कौन था तो यह सेनापति या नायक था। स्थानीय के कौन था तो मंदिरों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को स्थानीय के कहा जाता था। मंदिरों की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था तो स्थानीय के। नेक्स्ट है मुद्राकर्ता का संबंध किससे था तो शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था तो मुद्राकर्ता कहा जाता था। सिंतोआओ या ग्राम का लेखा अधिकारी होता था। ग्राम का लेखा अधिकारी को किस नाम से जानते थे तो सिंतोआओ के नाम से जानते थे। ग्राम का रखवाला यानी कि इसे चौकीदार भी कह सकते हैं। तो ग्राम का रखवाला कौन होता था तो तलर को ग्राम का रखवाला कहा जाता था। उसके बाद है ग्राम में प्रशासक कौन होता था तो गौड़ ग्राम प्रशासक था। स्थान विशेष में राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि कौन था तो परोपकार था। प्रशासनिक की सुविधा के लिए विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था। किसमें किया गया था इनका विभाजन तो प्रांतों में किया गया था।
प्रांत को राज्य या मंडलम में कहते थे। जिला जिला को कोट्टम कोट्टम या वलनाडु कहते थे। तहसील या परगना को नाडु नाडु कहते थे। 50 गांव को मिलाकर एक मेल ग्राम कहलाता था। मेल ग्राम क्या होता था? तो यह 50 गांव को मिलाकर एक होता था। कुछ एक गांव का समूह को स्थल या सीमा कहते थे। ग्राम में जो थी वह प्रशासन की छोटी इकाई थी। सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम थी। अभी तक हम लोग जितने सारे वंश पढ़े हैं लोग या रिवीजन के हैं, उसमें किसी भी वंश में यानी कि सारे वंशों में जो ग्राम थी वह प्रशासन की छोटी इकाई थी। विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था में नायंकर व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को क्या कहा जाता था? तो नायक कहा जाता था। राजा नायकों को वेतन तथा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के बदले एक विशेष भूखंड देता था, जिसे अमरम कहा जाता था, और जिसे यह भूखंड प्राप्त होता था उसे अमर नायक कहा जाता था। यानी कि यह जो भूखंड जो प्राप्त करता था उसे व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो अमर नायक कहा जाता था। विजयनगर प्रशासनिक व्यवस्था की एक अन्य विशेषता अयंगार व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? तो अयंगार व्यवस्था थी, जो ग्रामीण प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। जिस पर शासन के लिए कितने शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था? तो 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की जो सामाजिक स्थिति थी वह किस प्रकार से थी। विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति सैद्धांतिक रूप से शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? तो शास्त्रीय परंपराओं पर आधारित थी। यह भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था जो वर्णाश्रम में व्यवस्था पर आधारित था। नेक्स्ट टॉपिक है कि विजयनगर राज्य में आए विदेशी यात्री। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर राज्य में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो सबसे पहला है निकोलो कोंटी यह कहाँ से आया था? तो यह इटली का यात्री था। और एक इसके शासनकाल में यह आया था विजयनगर में। तो देवराय प्रथम के काल में यह आया था। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक जो था यह ईरान से आया था। और देवराय द्वितीय के दरबार में खुरासान के सुल्तान का दूत बनकर, जो अब्दुल रजाक था यह खुरासान का जो सुल्तान था उसका दूत बन के देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है डुआर्टे बारबोसा पुर्तगाली अधिकारी था। यह कहाँ से आया था? तो यह पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली अधिकारी था। कृष्ण देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। यह किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में। नेक्स्ट है डोमिंगो पायस से यह पुर्तगाली यात्री था। यह भी पुर्तगाली यात्री था। और कृष्ण देवराय के समय में विजयनगर की 3 बार यात्रा की। या कितने बार विजयनगर की यात्रा किया था? तो 3 बार विजयनगर की यात्रा किया था। नेक्स्ट है फर्नाओ दी नूनीज। नेक्स्ट कौन सा यात्री है? तो फर्नाओ दी नूनीज। यह जो नूनीज था यह भी पुर्तगाली व्यापारी था। अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। नूनीज किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? या विजयनगर में आया था? तो अच्युत देवराय के शासनकाल में। नेक्स्ट है सीजर फेडरिक 1565 के तालिकोटा युद्ध के तुरंत बाद आया था। विजयनगर समाज वर्ण एवं जाति आधारित समाज था। चारों वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ थे तथा उन्हें अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें ही शासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था तथा उन्हें मृत्यु दंड से मुक्त रखा गया था। यानी कि ब्राह्मणों को मृत्यु दंड से मुक्त रखा गया था और उन्हें ही शासन के उच्च पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। समाज के दूसरे वर्ण अर्थात क्षत्रियों का यहाँ अभाव था। मध्य वर्गों में सेट्टी या चेट्टी नामक एक बड़ा समूह था। अधिकांश व्यापार उन्हीं के हाथों में था। यानी कि ये जो किससे संबंधित हो जाएंगे? तो सेट्टी या चेट्टी ये व्यापार से संबंधित है। यानी कि अधिकांश व्यापार इन्हीं के हाथों में था। इस काल में उत्तर भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग दक्षिण में आकर बस गए थे। उन्हें बड़वा कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें बड़वा कहा जाता था। समाज में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। कैसी थी? संतोषजनक थी। उन्हें लिपि के अंगरक्षिका, भविष्यवक्ता, ज्योतिषी, संगीतकार जैसे कार्यों में संलग्न किया जाता था। समाज में गणिकाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। समाज में दास से प्रथा विद्यमान थी। बारबोसा के अनुसार लिंगायत चेटियों एवं ब्राह्मणों में सती प्रथा प्रचलित है। यानी कि जो बारबोसा है वह बारबोसा क्या कहता है कि बारबोसा के अनुसार जो लिंगायत चेटियों एवं ब्राह्मणों में सती प्रथा प्रचलित है।
समाज में मनोरंजन के साधनों के रूप में बोम लाटे यक्षगान यक्षगान यह क्या होता था, तो यह नाटक था। शतरंज एवं पासा, ये शतरंज और पासा क्या थे, तो यह खेल थे। ये क्या थे, तो प्रचलित थे, यानी कि मनोरंजन मनोरंजन के साधनों के रूप में बोमलाट यक्षगान शतरंज एवं पासा प्रचलित थे। कृष्ण देव राय स्वयं शतरंज के खेल में माहिर था। विजयनगर काल में मंदिर एवं मठ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इतिहास, काव्य, आयुर्वेद तथा शास्त्र एवं पुराने अध्ययन के प्रमुख विषय थे। नेक्स्ट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। यहाँ की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार एक कृषि था। क्या था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि था तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थे। भू राजस्व ही राजकीय आय का प्रमुख साधन था। उपज का 1/6 भागे भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। भूमि कर कितना वसूला जाता था उपज का, तो 1/6 भाग वसूला जाता था। भूमि का विभाजन भंडारवाद, ब्रह्मदेव, अमरम, उबली, कटगी आदि भागों में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य काफी उन्नत अवस्था में था। व्यापार देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के होते थे तथा स्थल एवं समुद्री मार्गों से होते थे, यानी कि स्थल से भी व्यापार किए जाते थे और समुद्री मार्गों से भी व्यापार किए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणालियों में से एक थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का वराह था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वराह जो था, यह वराह का संबंध किससे हो जाएगा, तो यह स्वर्ण सिक्का था, यानी कि सोने का बना हुआ था, जिसका विदेशी यात्रियों ने हुन परदौस या पगौड़ा आदि नामों से उल्लेख किया है। और यह 52 ग्रेन का होता था, यानी कि जो वरा सिक्का था यह कितने ग्रेन का था, तो यह 52 ग्रेन का होता था। उसके बाद ही अगला वंश का शासन या साम्राज्य का शासन होता है और बहमनी साम्राज्य तुगलक के शासन काल में दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने सन 1347 में की थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1347 ईस्वी में की गई थी। अब बहमनी साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए थे उनके बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का शासनकाल 1347 ईस्वी से लेकर 1358 ईस्वी तक रहा था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का वास्तविक नाम जफर खान था। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो जफर खान था। शासक के बनने के बाद गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। इसका नाम क्या परिवर्तित कर दिया, तो अहसानाबाद रखा। इसके बाद ये शासक बनता है मुहम्मद शाह प्रथम का शासनकाल 1358 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक रहा था। बहमन शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम शासक बना। उसके शासन काल में ही बहमनी विजयनगर के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, यानी कि इसी के शासनकाल में ही बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। मुहम्मद शाह ने संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को प्रांतों को उस समय तरफ कहा जाता था, तो 4 प्रांतों में विभाजित किया। ये 4 प्रांत कौन कौन से, तो ये 4 प्रांत थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, बीदर। ये कौन कौन से 4 प्रांत थे, तो गुलबर्गा था, दौलताबाद, बरार, बीदर। प्रत्येक प्रांत या तरफ में एक तरफदार की भी नियुक्ति की गई। उसके बाद ये शासक बनता है ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल 1397 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। यह बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था, तो ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसने अफाकियों को बहमनी राज्य में बसने के लिए प्रेरित किया। फिरोज शाह ने सुनार की बेटी का युद्ध, यह जो युद्ध है ये भी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनार की बेटी का युद्ध में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम को पराजित कर संधि करने के लिए मजबूर किया। जो सुनार की बेटी का युद्ध हुआ था यह किन 2 शासकों के बीच में हुआ था, तो फिरोज शाह और देवराय प्रथम के बीच में हुआ था। और इसमें कौन यानी कि विजेता रहा था, तो फिरोज शाह विजेता रहा था और देवराय प्रथम हार गए थे। इसके बाद ये शासक बनता है सिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक रहा था। सिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम ने सुल्तान बनने के साथ ही गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम मुहम्मदाबाद रखा, यानी कि बीदर का नाम बदल के क्या रख दिया, तो यह मुहम्मदाबाद रख दिया।
उसका शासनकाल न्याय और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। किसका शासनकाल? तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम का शासनकाल। उसकी उदार नीतियों के कारण ही लोग उसे वली या संत भी कहते थे। वली या संत किसे शासक को कहा जाता है? तो शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम को। इसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय का शासनकाल 1436 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी तक रहा था। महमूद गवा का उत्कर्ष इसी के शासनकाल में हुआ था। जो महमूद गवा था उसका उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में। जो पहले व्यापारियों का प्रमुख मलिक उद तुजार के पद पर था। यह जो महमूद गवा था यह पहले किसके पद पर था? तो मलिक उद तुजार के पद पर था। इसी के काल में उड़ीसा की गजपति नरेशों और बहमनी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद ये शासक बनता है हुमायूं शाह। हुमायूं शाह का शासनकाल 1458 ईस्वी से लेकर 1461 ईस्वी तक रहा था। हुमायूं शाह एक निष्ठुर एवं जालिम प्रवृत्ति का शासक है। उसने दक्कन का नीरो उसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है और यह जो उपाधि है ये भी इंपॉर्टेंट है कि दक्कन का नीरो किसे शासक को कहा जाता है? तो हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। उसी ने महमूद गवा को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। सन 1461 ईस्वी में हुमायूं शाह बहमनी की मृत्यु हो गई। यानी कि जो हुमायूं शाह बहमनी रहा इसकी मृत्यु कब हो गई? तो 1461 ईस्वी में। उसके बाद उसका अल्पवयस्क पुत्र निजाम शाह शासक बना, परंतु शासन का प्रमुख महमूद गवा बन गया। निजाम शाह की भी मृत्यु 1463 में हो गई। इसके बाद शासक बनता है मोहम्मद शमसुद्दीन तृतीय का शासनकाल 1463 ईस्वी से लेकर 1482 ईस्वी तक रहा था। सन 1463 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में मोहम्मद तृतीय सुल्तान बना, परंतु सत्ता का प्रधान महमूद गवा ही था। यानी कि इसके शासनकाल में ही सत्ता का प्रधान कौन था? तो महमूद गवा ही था। महमूद गवा ने मालवा तक विजय अभियान किया तथा विजयनगर के संरक्षित क्षेत्र एवं उस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह गोवा पर भी अधिकार कर लिया। शासन के अंत में महमूद गवा का सुल्तान महमूद तृतीय से विवाद हो गया। सुल्तान ने उसे राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दी। महमूद गवा की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। सुल्तान महमूद शाह की 1482 ईस्वी में शासक बनते ही प्रांतीय तरफदारों ने स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया। इस वंश का अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह शाह था। यानी कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान कौन था? तो कलीमुल्लाह शाह था। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है बहमनी राज्य से स्वतंत्र नहीं हुए राज्य। यानी कि बहमनी राज्य से कौन से राज्य स्वतंत्र हुए थे और उनके संस्थापक कौन थे और इससे किस नाम से उन्होंने राजवंश स्थापित किया था और उनकी राजधानी क्या थी और उनका काल क्या था। तो सबसे पहले है बरारे के संस्थापक कौन थे? तो फतेहुल्ला इमाद शाह। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फतेहुल्ला इमाद शाह के द्वारा बरार की स्थापना की गई थी। और इस पे किस राजवंश का शासन रहा? इमाद शाही वंश। यानी कि इमाद शाही वंश की स्थापना भी फतेहुल्ला इमाद शाह के द्वारा की गई थी। और जो बरार था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो एलिजपुर या गाविलगढ़ इसकी राजधानी थी। बरार का शासनकाल कब से कब तक रहा था? बरार पे इमाद शाही वंश का तो 1484 से 1490 ईस्वी तक इमाद शाही वंश से बरार पे शासन किया। उसके बाद है बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही वंश की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। और बीजापुर की राजधानी कहाँ थी? तो नौरोजपुर इसकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश का शासन बीजापुर पर कितने दिनों तक रहा था? तो 1489 से लेकर 1490 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट है अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद थे। निजाम शाही वंश की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक अहमद ने। और अहमदनगर की राजधानी कहाँ थी? तो जुन्नार या अहमदनगर इसकी राजधानी थी। 1490 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। गोलकुंडा के संस्थापक कौन थे? तो कुली कुतुब शाह थे। और कुतुब शाही वंश की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा ही थी। और गोलकुंडा पे कितने दिनों तक इन्होंने शासन किया था? तो 1512 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक यह शासन रहा था। उसके बाद है अंतिम है बीदर के संस्थापक अमीर अली बरी थे। कौन थे? अमीर अली बरी थे। बरीद शाही वंश की भी स्थापना किए थे। और बीदर की राजधानी बीदर थी। और इनका शासनकाल कितने दिनों तक रहा था? तो 1526 से लेकर 1527 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद इस लेसन से संबंधित अस्मरणीय तथ्य पे चर्चा करते हैं।
हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से मिली। हम्पी का प्राचीन नाम हस्तिनावती जो कर्नाटक के प्रांत में अवस्थित है। जो हम्पी है यह कहाँ पे अवस्थित है, तो यह कर्नाटक के प्रांत में अवस्थित है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्ण देव राय के अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना स्वर प्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। यानी कि जो पेडन्ना थे इन्हें संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञान था। पुर्तगाली यात्री कौन था, तो डोमिंगो पायस ने विजयनगर के नगरों एवं शासक की काफी प्रशंसा की। उसके अनुसार कृष्ण देव राय एक महान शासक एवं न्यायप्रिय व्यक्ति था। अच्युत देव राय ने नायकों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर की नियुक्ति की थी। विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट नामक भूमिकर राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था, जबकि केंद्रीय राजस्व विभाग के 98 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो 98 के नाम से जाना जाता था। अल्लासानी पेडन्ना कृष्ण देव राय के अष्टदिग्गज कवियों में स्वर प्रमुख थे। उन्होंने मनुकारिता की रचना की। उन्हें आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। जो अल्लासानी पेडन्ना थे इन्हें आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यादे तथा संस्कृत में जम्बवती कल्याण और उषा परिणय नामक ग्रंथ की रचना की। हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। इसी ने महमूद गवा को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर नागलपुरम नगर बसाया। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास से नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो यह जो बस्ती थी कृष्ण देव राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो जो इसका अवशेष हम्पी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, हम्पी से इसका अवशेष मिलता है। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो जो बहमनी राज्य का संस्थापक था वह अलाउद्दीन हसन था। किसके द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी, तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो जो यह अब्दुल रज्जाक था यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। यह जो युद्ध था कुल्ली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था।